सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज़ में स्टॉक मार्केट की आपको अपडेट देंगे, जहां पर आज मामूली कमी हमें देखने को मिली है। 86 पॉइंट्स की कमी से 63,219 की सतह पर यह इंडेक्स बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ हमने मार्केट को अच्छा राइज होते देखा था, लेकिन आज एक बार फिर इसमें कमी का रुझान देखा गया। अब देखना ये होगा कि यह हफ्ता आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। अब इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के लिए अगला IMF का प्रोग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अब पाकिस्तान की इस वक्त ये कोशिश है कि बांग्लादेश की तर्ज पर एक ऐसा प्रोग्राम हासिल किया जाए जिसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर के इस प्रोग्राम में जाना चाहता है, लेकिन कोशिश ये होगी कि 7.5 अरब डॉलर या फिर 8 अरब डॉलर हासिल किए जाएं। और ये जो एक क्लाइमेट फाइनेंस की टर्म इस वक्त सामने आई है, ये कैसी विंडो होती है और बांग्लादेश ने किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया, और पाकिस्तान को अगर ये बड़ा प्रोग्राम मिलता है तो क्या पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी बड़े हो जाएंगे। अगले 6 से 8 माह में जो पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है उसको करने में तो शायद आसानी हो जाए, लेकिन फिर क्या महंगाई की एक नई लहर आएगी, क्या एक बार फिर इस IMF प्रोग्राम का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, क्या एनर्जी टैरिफ में एक बार फिर हम इजाफा होते देखेंगे, और अगर इसका वॉल्यूम ह्यूज होगा तो फिर शायद भी मजीद सख्त और कड़ी हो जाएंगी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के, माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है, कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, ये कोशिश किस तरह से कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में। कि पाकिस्तान का, अगर आप मुझे इजाजत थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मैथ से हम गुजर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही पाकिस्तान का डेट है। और डेट हमारे गुज़श्ता जो माजी की पॉलिसीज रही हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बोरिंग की है और शॉर्ट टर्म पे बोरिंग की, और आज वो सब क्लब होके इस पोजीशन पे ले आए कि हमने SBA 3.3 बिलियन का लिया। उसके शराइत इतनी कड़ी थी कि इंडस्ट्री आज क्लोजर के ऊपर पहुंच चुकी है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्न करके देती है, जो एक मदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लेकिन वो आज क्राइसिस से गुजर रही है। और रीजन उसकी यही है कि हमने माजी की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाई कि सस्ती गैस तंदूरों में जला दी, घरों में चूल्हों में जला दी, और उसके बाद फिर हमने गाड़ियों में CNG में लगा के उसको जला दिया, और आज हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं महंगी, और सब्सिडी दे दे के हमने अपने लोगों को एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया कि आज वो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो आज जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है वो आपको पता है कि डोमेस्टिक डेट भी हमारा स्काई रॉकेटिंग पे है, और फिर उसके साथ ही एक्सटर्नल डेट भी हमारा बहुत बुलंदी पर, इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो अपनी फाइनेंसिंग के ऑब्लिगेशन मीट करने हैं फॉरेन की, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है 8 से 10 अरब की जरूरत होगी। अभी आपके पास न्यूज़ 8 अरब तक की आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसको रिवाइज किया जाए। और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आपने देखा कि लास्ट ईयर जो आपको फ्लड आया था उसमें इकोनॉमी, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, बुरी तरह से मुतासिर हुई, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मजीद कर्जों में भी जाना पड़ा। और हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बड़े और ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, लेकिन वहां से भी डिस्पाइट इसके प्लेजेस के बहुत ज्यादा हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपने गैप्स को पूरा करने के लिए हमें एक बड़ा एक प्लान, वाइज प्लान करना पड़ेगा। IMF तो हमारी जरूरत बन गई है, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे जो क्राइसिस हैं वो हमारे उन नाकस पॉलिसीज की वजह से हैं कि जिन पे हमने शराइत पे कर्जे लिए, और अब हुकूमत को उनको पूरा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लेने हैं। अभी चूंकि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ, जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम भी एक फाइनल शेप में आ चुका था, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका था, यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी IMF से कि उसके फंड्स को बढ़ा दिया जाए, वो 3 के बजाय 4 या 4.5 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो उस वक्त भी IMF ने रिजेक्ट कर दिए थे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को। तो अब क्या गारंटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे देंगे। सब देखें, वर्ड आपने यूज कर लिया। जब हम SBA के लिए निगोशिएट कर रहे थे तो SBA, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए होता है, उसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। तो उसमें IMF ने आपको डेफर किया था कि नेक्स्ट जब आप EFF के लिए आएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहले खबरें देखी थी कि $6 बिलियन की हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हुकूमत ने बांग्लादेश मॉडल जो ग्रीन आपकी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपके जो बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, आपके वबाई अमराज होते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है।
तो उस पे क्योंकि पाकिस्तान में एक वुल्नरेबल इकोनॉमी रही है हमारी एग्रीकल्चर की फ्लड की वजह से, तो हम क्लाइमेट चेंज पे जा रहे हैं। होपफुली कि इसके ऊपर अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, और लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत रखी जाएंगी वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% हो चुकी है, और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें अपनी बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि IMF से फाइनेंसिंग लें और दूसरे जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनसे फाइनेंसिंग लें और अपने कर्जे अदा करें और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। आपने देखा कि आपके सामने एक मिसाल मैं बताता हूं कि श्रीलंका की जो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी दिसंबर में उसका जो है 4% इन्फ्लेशन हो गया था, आज इसको अराउंड 6%, जनवरी का 6.4% इन्फ्लेशन आ गया है, वहां इंटरेस्ट रेट 9% पे आ गया है। उन्होंने सही मायनों में अपनी बेल्ट को टाइट किया, डेट रिप्रोफाइलिंग की। पाकिस्तान अभी भी डेट रिप्रोफाइलिंग से अवॉइड कर रहा है और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है, हमें अब कर्ज ले लेके अपना गुजारा करना पड़ेगा, तो कमर तो कसनी पड़ेगी और हुकूमत तो करनी है। शमसुल, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपके सामने फिर मैं ये सवाल रखता हूँ कि जो क्लाइमेट की बुनियाद पर अगर ये पाकिस्तान ये प्रोग्राम लेने जा रहा है तो क्या पिछले कुछ महीनों में ये शर्त होगी कि पाकिस्तान उससे क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हुआ हो, या फिर कोई ऐसा वबाई मर्ज इस वक्त भी मुल्क में मौजूद हो तभी ये प्रोग्राम मिल सकता है, या फिर पाकिस्तान इसकी बुनियाद पर वैसे भी अप्लाई कर सकता है? छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI और माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो शमसुल इस्लाम साहब, ये क्लाइमेट फाइनेंस की जो अब तलाश की जाएगी उसके लिए अब ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? क्या पिछले चंद एक माह में या पिछले एक साल में इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क क्लाइमेट चेंज से मुतासर रहा हो, या फिर पिछले एक साल में उसमें किसी वबाई मर्ज़ ने जन्म लिया और वो फैल रहा हो, तो उससे रोकने के लिए ही इसके लिए ही इस प्रोग्राम की विंडो हासिल की जा सकती है, या फिर माजी में अगर 2-3 साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल रही हो तो तब भी कोई मुल्क अप्लाई कर सकता है इस तरह के प्रोग्राम के लिए? की जाए तो क्वालिफाई कर सकता है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के लिए, और इसी की वजह से पाकिस्तान का अमाउंट जो है 6 बिलियन से बढ़ के 8 बिलियन तक हो सकता है। वबा अगर देखें तो कोविड को पाकिस्तान ने गो के तमाम ममालिक दीगर ममालिक से बेहतर तरीके से हैंडल किया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने 100% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं किया। वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ वेव्स आज आई हैं, लास्ट आपने मंथ में देखा होगा 1-2 महीने पहले कि यहाँ पर मुल्क के अंदर वेव्स आई थी, नया एक न्यू वायरस में आया, कोरोना का चेंज मॉडिफाइड था। और इसी तरह से आपको दीगर आपके पोलियो अभी भी हम मुल्क में ख़त्म नहीं कर चुके। हमने आपने अभी भी न्यूज़ देखी है कुछ और इलाकों में कि जहाँ सीवेज के पानी से डिटेक्ट किया गया है कि पोलियो का वायरस भी। तो पाकिस्तान जो है सोशल सेक्टर्स में और हमें हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना होगा। आज अगर पाकिस्तान की इकॉनमी टोटली उसके ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है तो वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो दुनिया में नेबर कंट्रीज दिखा रहे हैं या और लोग दिखा रहे हैं वैसी नहीं अचीव की जा रही है। उसके लिए हमें जो SDGs के हैं, जो गोल्स दिए गए थे, उनको भी अचीव करना ज़रूरी है। साथ ही हमें एमिशंस का, कार्बन एमिशंस के क्रेडिट जो रेट है उसके लिए मार्केट हमने डेवलप नहीं की। दुनिया में इसके ऊपर बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था और लोगों ने, कंट्रीज ने अप्लाई किया और वो कार्बन एमिशंस पे भी क्रेडिट लिए। फिर हमें यहाँ पर अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हमारे ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर हमारा अराउंड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ रहा है वो एक वुल्नरेबल है। पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत ड्राई वेदर रहा और रेंस की बारिश की कमी हुई और एग्रीकल्चर पूरा ही पानी पे चलता है, उसको भी हमने कुछ सिस्टम इंप्रूव करने होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ अपने मुल्क में लोकल आबादी को फीड कर रहा है थ्रू एग्रीकल्चर, बल्कि दुनिया के लिए भी वो एक राइस बॉल के उस पर सर्व कर रहा है। ठीक है, तो शमसुल साहब, तो एग्रीकल्चर पर तो फोकस SIFC के थ्रू भी है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर वो भी प्रायोरिटी पर है कि उसके थ्रू जो इस वक्त सरमायाकारी आ रही है तो उससे भी एग्रीकल्चर को ही उसको मजबूत करना है, चूँकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियादी वही है। लेकिन अब ये IMF का प्रोग्राम अगर $7.5 अरब या $8 अरब पर पहुँच जाता है तो क्या उनकी शराइत भी फिर मजीद कुछ सख्त हो जाती हैं? हम पहले ही देख रहे हैं कि जो टैक्स नेट है उसमें उस हद तक इजाफा नहीं हो रहा, टैक्स कलेक्शन ज़रूर बढ़ रही है, यानी जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, उसमें हम फिर महंगाई भी बढ़ती हुई देखते हैं। एक आम आदमी तक भी इसका बोझ फिर मुंतकिल होगा?
जी बिल्कुल, इसमें शराइत कड़ी से कड़ी होंगी, जो हमने अभी तक देखी है उससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। और उसके रिजल्ट के नतीजे जो ये निकलेगा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा पाकिस्तान में। अब जो हमारे पास डोमेस्टिक बोरिंग हमारी बढ़ती जा रही है, और हुकूमत अपनी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम पे बातें तो की, स्टेटमेंट हुए, लेकिन उस पर खर्च में कमी नहीं आई। और हमने देखा कि पीडीएम गवर्नमेंट में भी काफी अच्छी बोरिंग हुई, और रिकॉर्ड अराउंड जो है दिसंबर में 8.1 ट्रिलियन की बोरिंग हमारी चली गई है, और मुसलसल बढ़ रही है। और आगे आने वाली जो हुकूमत जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, उनका भी एक ही टूल होगा, और वो भी ये होगा कि बोरो करेंगे। तो लोग डोमेस्टिक बोरिंग करनी है और एक्सटर्नल बोरिंग करनी है, तो इसके रिजल्ट में तो आपके रुपये पे प्रेशर भी बिल्ट होगा। दो कि हमने बड़ा इफेक्टिवली जो मैडम शमशाद अख्तर ने कंट्रोल किया इसमें डॉलर रेट को भी, और अराउंड 280 के करीब डॉलर रहा है अगर आप देखें तो एक साल के अंदर। तो अभी आगे जाके क्या ये फिर पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए जाएंगे, क्या डॉलर को फिर उस बेदर्दी से बर्न किया जाएगा, इंपोर्ट्स को बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट्स अगर जो ग्रोथ दिखा रही हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन हमें और मजीद एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। क्या ऐसा प्लान आएगा? ये सवालात बहुत सारे हैं जिसको मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इसमें हमने जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी है, और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अगर आप टीडीएफ के सीईओ को देखें, टीडीएफ की वर्किंग देखें, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, तो उन्होंने जितने दौरे इतने कम मुद्दत में किए हैं और जितनी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी की थी, बहुत पॉजिटिव। हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि IMF के एम को अगर हासिल करना है तो फिर मजीद कड़ी शराइत का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल बहरहाल हल होने की तरफ जाएंगे। अब एक और बड़ा अहम मसला और मौजू है, और गाड़ियाँ महंगी से महंगी होती जा रही हैं। पिछले दिनों हमने 25% इजाफी उस पर ड्यूटी आयद होते देखी, जो 1400 सीसी से ज़ायद की गाड़ियाँ थी। अब एक और नई इम्पोर्ट पॉलिसी आई है, उसमें एक नई तरमीम हुई है कि इंपोर्टेड गाड़ियों की पॉलिसी में जो तब्दीली हुई है उसके माइलेज में अब इजाफा कर दिया गया। 2000 किलोमीटर तक चलाई गई गाड़ी नई शुमार होगी, और इससे पहले जो ये हद थी वो 500 किलोमीटर की थी। अब ये इस्तेमालशुदा दरामद गाड़ियों के जो हमारी इकॉनमी है, जो ख़जाना है, इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, और ऑटो सेक्टर के लिए ये फैसला किस हद तक कारआमद या नुकसानदेह साबित होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। HM शहजाद साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो नई तरमीम हुई है इस पर आपकी जो एसोसिएशन है, जो आपकी इस वक्त एक बरादरी है, उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये नई गाड़ियों के लिए है, ये इस्तेमालशुदा गाड़ियों के ऊपर नहीं है। आप जरा सा समझिएगा कि ये जो किया गया है 500 किलोमीटर के बजाय 2000 किलोमीटर, ये चाइना से जो बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर्स, बसें या मशीनरी, आपको पता है कि वो बाई रोड आते हैं वहाँ से, और चाइना एक बहुत बड़े वसी रकबे पे फैला हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर और फिर पाकिस्तान आते हुए उनके किलोमीटर्स गाड़ी के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ तजवीज़ थी उन इंपोर्टर्स की, या वो शिकायत थी, इस वजह से ये करा गया है। अदरवाइज इसमें एक अनरजिस्टर्ड होना कुछ शराइत है, गाड़ी का अनरजिस्टर्ड होना, 12 महीने के अंदर वो गाड़ी आना, और फिर ये 2000 किलोमीटर अगर वो चल गई है तो उससे ब्रांड न्यू तस्वर किया जाएगा। तो शहजाद साहब, ये जो नया टैक्स आयद हुआ है 25% तो एक बड़ा इजाफा होता है। अब इसके बाद 1400 सीसी से जो जायद की गाड़ियां हैं, यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो कितनी मजीद महंगी हो जाएंगी, उससे आप लोगों के कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या सूरत हाल बनेगी उसके बाद? देखें, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। 17% सेल टैक्स था लोकल गाड़ी के ऊपर। अब इंपोर्टेड की मैं बात नहीं कर रहा, इंपोर्टेड के ऊपर तो 25% गवर्नमेंट पहले कर चुकी थी। अब ये इसमें जो लोकल गाड़ियां थी, जो लोकल असेंबलरों की जो गाड़ियां हैं, उस पर 17% जो था वो सेल टैक्स था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया, जो मेरी नज़र में वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ी है वो पहले ही इतनी महंगी है। और मज़ीद अब मिसाल के तौर पे लाख पे पहले वो 17,000 देते थे, अब लाख पे 25,000 देंगे, तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी। और मेरा ख्याल है कि लोकल असेंबलरों को भी इसका प्रॉब्लम होगा। और सबसे पहले तो आवाम को हम देखें, आवाम की क़ुव्वत खरीद में पहले गाड़ी नहीं है, और आपने मज़ीद ये सेल टैक्स बढ़ाकर आपने कीमतों में और इजाफा कर दिया है। और शहजाद साहब, ये 2023 में हमने देखा कई रोज़ तक बड़े बड़े प्लांट्स बंद रहे, बड़ी कंपनीज़ के प्लांट्स बंद हुए, तो जो छोटे असेंबलर्स हैं उनकी तो फिर हम क्या ही बात करें। 2024 क्या 2023 से आप किसी तौर पर मुख्तलिफ होते देख रहे हैं? इसमें तो ये नए टैक्स लग गए, तो ये नई और मज़ीद मुश्किलात आएंगी गाड़ियाँ बनाने वालों के लिए।
देखें, मैं आपको बताऊं कि ये मामला 2023 का नहीं है। कोविड के बाद आप 2022 भी देख लें, 2023 भी देख लें, तो मुसलसल जो है वो सेल नीचे, और सेल नीचे आने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि कीमतों में इजाफा वो इस कदर कर दिया गया था। मिसाल देता हूं, जो गाड़ी 2020 में 14 लाख की थी, उसे उठाकर आपने 30 लाख कर दिए। जो 20 लाख की थी वो 40 लाख कर दिए। तो उस तरफ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। और एक देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमें मुल्क में लोकलाइजेशन की जरूरत है। हम जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होंगी। और मजीद ये कि 17 से जो 25% सेल टैक्स किया गया है, जो थोड़ी बहुत खरीदारी जनवरी फरवरी में आई थी, मेरा ख्याल है कि ये दोबारा जो है वो नीचे चली जाएगी, और लोकल असेंबलरों को दोबारा इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आएगी कि उनकी पहले ही सेल नहीं थी। ये जनवरी फरवरी में जाके कुछ सेल बढ़ी है, लेकिन ये जो सेल टैक्स डाला गया है, ये वो छोटी गाड़ियों पर डाला गया है ना। तो शेर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि जो कॉस्ट डबल हुई, कीमत जो गाड़ियों की बिल्कुल दुगनी हो गई, इसकी वजह क्या थी? क्या ड्यूटीज बढ़ रही थी, इंपोर्ट ड्यूटीज, या फिर इंटरनेशनली कॉस्ट बढ़ रही थी पार्ट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की? नहीं, देखें, पार्ट्स की कीमत तो नहीं बढ़ रही थी। बहरहाल ये लोकल असेंबलर जो कहते थे कि जी डॉलर ऊपर चला गया, लिहाजा हमें जो है वो डॉलर को हम देखते हैं, और डॉलर की वजह से उन्होंने कीमतें ऊपर की। आपको याद होगा कि डॉलर जो है पिछले साल ये निगरान हुकूमत से पहले 335 रुपए तक चला गया था। आज वो 280 पे, कीमतें कम नहीं हुई। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये मौजूदा हुकूमत या जो आने वाली हुकूमत है, अब ये क्या इनके साथ बैठ के नेगोशिएट करती है और कीमतें नीचे लाती है। ये कीमतें गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव के तहत बढ़ा रही थी, या फिर ये असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड थी कि ये कीमत बढ़ाई जाए? जब ये डॉलर रिवर्स हुआ है तो फिर ये क्यों फिर कीमत वापस नहीं आ सकी, जिसको आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं? कीमतें गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई थी, इन लोकल असेंबलरों ने बढ़ाई थी। कुछ अरसे पहले, कोई 5, 7, 8 साल पहले इन पर से ये तमाम चीज़ें हटा ली गई, और इनकी बात मानते हुए कि भाई प्राइस जो है वो ओपन होना चाहिए। अब वो इतना ओपन हो गया कि लोगों की क़ुव्वत खरीद में जो है ना गाड़ियाँ नहीं है, और कीमतें 2-2, 3-3 गुना बढ़ गई। अगर आप 2018 और 20 के आदाद और शुमार गाड़ियों की कीमत के लें तो बहुत नीचे थे, लेकिन ये पिछले 3-4 साल में गाड़ियों की कीमत डबल से ऊपर चली गई। और यही अगर गाड़ियां हम देखें हमसाया मुल्क में, उनकी कीमतें वही हैं जो 2018। तो शायद साहब, ये हुकूमत क्यों मजबूर थी लोकल असेंबलर्स की बात मानने के लिए? हमने पिछले 3-4 सालों में 3 अलग अलग हुकूमतें देखी है ना। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर PDM हुकूमत आई, फिर एक निगरान हुकूमत आई। तो ये हर हुकूमत क्यों मजबूर है लोकल असेंबलर्स की बात मानने के लिए? देखें, ये एक बहुत बड़ा माफिया है ये लोकल असेंबलर्स। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना नहीं चाहते, ये लोकलाइजेशन करना नहीं चाहते। अगर ये लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं, आप यकीन करें पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बहुत नीचे हो जाएंगी, और प्लस इनकी सेल बढ़ जाएगी, और लोगों की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी आ जाएगी। लेकिन इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, इनको कौन ये अक्ल दे कि भाई आप कीमतें जब नीचे होगी तो सेल बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट वही रहेंगे। अब मुझे लगता है कि अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए जो इनको लोकलाइजेशन पे मजबूर करे। पिछली तमाम हुकूमतों ने जो है इनके सामने जो है वो बेबस रही हैं, और ये अपनी मनमानी करते रहे। ठीक है, तो शाह साहब, ये अगर कीमतों को अब वापस डॉलर प्राइस के हिसाब से भी अगर नीचे लेकर आना है, तो उसके लिए अब फिर इकदाम क्या उठाने पड़ेंगे? इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जो लोकल असेंबलर्स हैं, क्या इनको कन्विंस करना पड़ेगा? और अगर ये नहीं मानते तो हुकूमत को कोई एक्शन लेना पड़ेगा फिर इनके खिलाफ? बिल्कुल, हुकूमत को एक्शन भी लेना चाहिए, और लोकलाइजेशन मुल्क के मुफाद में है, हमारी पाकिस्तानी आवाम के मुफाद में है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुफाद में है, खुद इन लोकल असेंबलरों के जो है ना मुफाद में है। खुदारा इनको ये बात समझनी चाहिए, और हुकूमत को इनको जो है ना बिठा के ये समझाना चाहिए कि आगे हमारी इंडस्ट्री, जो ये इंडस्ट्री कहते हैं, जबकि ये असेंबलर्स हैं, एक ही तरीके से ये परवान चढ़ सकती है कि मुल्क में लोकलाइजेशन हो, मुल्क में पार्ट्स बने, मुल्क में कंप्लीटली जो है ना वो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी तैयार हो, अवाम की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी आएगी, इनकी सेल बढ़ जाएगी, हुकूमत को रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, अवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत अगर एक्शन लेगी तो लोकल असेंबलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियों की कीमत को डॉलर प्राइस के अकॉर्डिंग नीचे लाना मुमकिन है। डॉलर के
बढ़ने की वजह से ये प्राइस बढ़ी थी, लेकिन अब चूंकि रुपया खासी हद तक मुस्तहकम हो चुका है तो ये प्राइस वापस आनी चाहिए थी। एक और बड़ी आम खबर है, एक्सपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए इकदाम बड़े तेज़ी के साथ शुरू कर दिए गए हैं और न सिर्फ हम SIFC के थ्रू इकदाम देख रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी इस सिलसिले में कवानीन में नरमी कर दी है और स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रखी हुई रकम अब स्टेट बैंक से पेशगी इजाज़त के बगैर भी इस्तेमाल करना मुमकिन है। अब ये फैसला इंतहाई खुशाइंदा एक्सपोर्ट पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अब इसी पर गुफ्तगू हम करेंगे। जुनैद रहमान साहब चेयरमैन है एक्सपोर्ट कमेटी के CCI के हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुनैद साहब, ये जो तमाम इकदाम किए जा रहे हैं बड़े हौसला अफजा हैं। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में आने वाले माली साल में किस हद तक आप इजाफा होता देख रहे हैं? शुक्रिया जनाब। अभी जो रिसेंट आपने एक्सपोर्टर्स के हवाले से जिक्र किया इनिशिएटिव का जो भी लिया गया है उनके अकाउंट के हवाले से, इसमें जो दे कैन रिटेन सम अमाउंट इन देयर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट इन देयर फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट इन देयर अकाउंट्स, ये एक बड़ा खुशाइन फैसला है। देखें, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। एक्सपोर्टर्स को जाहिर डेफिनेटली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अपने डिफरेंट एग्जीबिशन विजिट करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए, लैब्स टूल्स वगैरह के लिए चीजें चाहिए। तो बेसिकली उनकी जो एक ऑपरेशंस में जो है उनको एक आसानी होगी। प्लस देखें, ये हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है 1947 का, FDRA कहलाता है। ये तमाम जो आप कह लीजिए पॉलिसीज बनती है वहां से गवर्न होकर आती हैं। मगर देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों के अंदर कि इसमें कुछ रुकावट हो रही थी उनको अपने मामलात को मैनेज करने में। जब ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है, एक जो इसमें एक रास्ता निकाला गया है, इसके अंदर एक तो उनकी नीड्स जो है एड्रेस होती हैं फॉर जो उनके पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, लैब इक्विपमेंट मंगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कभी इनके पास प्रोसीड्स उनको कम रिलाइज होती हैं तो वो भी उसके अंदर बेसिकली ऑप्ट एंड फंड, उस फंड को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसीड्स वगैरह अगर उनकी कोई एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो एनर्जी टैरिफ है, वो पावर टैरिफ है। इस सिलसिले में क्या आपकी राय, जो मुस्तकिल बुनियादों पर गैस या बिजली की कीमत बढ़ रही है, तो इससे कितना असर हो रहा है एक्सपोर्टर्स के बिजनेस पर? नहीं, डेफिनेटली बहुत प्रेसिंग इशू है। और देखें, गैस और इलेक्ट्रिक जो है बेसिकली एक मेन कंपोनेंट है कॉस्ट का। तो जब भी हमने देखा है कि पिछले 2 दिहाइयों के अंदर या उसके अंदर जब भी हमने देखा है कि इसमें इजाफा किया गया है, मतलब एक आप कह लीजिए रैंडमली कह लीजिए या तो उसके अंदर डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव हम महंगे हो जाते हैं दुनिया में। देखिए, हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि जिनसे हम कम्पीट करते हैं दुनिया में, हमें ये देखना है कि हमारी कॉस्ट उनके मुताबिक हो। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एग्जांपल वो उनसे ज्यादा होगी, हमारे वियतनाम है, बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो चाइना है, तो अल्टीमेटली हमारा जो बायर है वो उनकी तरफ इंक्लाइंड होगा। ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी समझने की बात है। 1996 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन $10.6 बिलियन थी और वियतनाम जो था वो $10 बिलियन के ऊपर खड़ा था। तो आज 2022 में हमारी पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $32 अरब पहुंची और वियतनाम $300 अरब क्रॉस कर चुका है। तो पॉलिसी डेफिनेटली उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए, लोगों को सहूलियत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एक्सपोर्ट कमेटी के CCI के। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।